आज का पहला प्रश्न है, आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि यदि डायोड फॉरवर्ड हो तो उस कंडीशन में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, यदि डायोड फॉरवर्ड होता है तो उस कंडीशन में पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और एन टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक, यदि दोस्तों डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उस कंडीशन में वह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट। उस कंडीशन में आपका जो दोस्तों रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो यहाँ जैसे देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, प्रतिरोध आपका जीरो होगा। बात करें हम वोल्टेज और करंट का, तो देखिए वोल्टेज और करंट का मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है। आप देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे वोल्टेज दो है, वोल्टेज आपका जीरो ही रहेगा, जबकि जो करंट है आपका, करंट इसका मान जीरो से अधिक होगा। ठीक, क्योंकि करंट बढ़ रही है, वोल्टेज स्थिर है, तो वोल्टेज आपका जीरो रहेगा, प्रतिरोध जीरो रहेगा और करंट का मान जीरो से अधिक रहेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी सही टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज जीरो है, करंट आपका जीरो से अधिक है और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की बात करें तो जीरो है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, यदि फॉरवर्ड बायस होता है तो वोल्टेज जीरो और रेजिस्टेंस भी जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, डायोड करंट समीकरण निम्न में है। तो देखिए दोस्तों, डायोड करंट समीकरण I बराबर होता है आई नॉट ई की पावर V अपॉन एन वी टी माइनस वन। दोस्तों ये याद करने वाला प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए कि I बराबर होता है आई नॉट ई की पावर V अपॉन एन वी टी माइनस वन। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा, मैथ में पढ़े होंगे, यदि ई की पावर प्लस एक्स होता है तो वो इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर, और यदि ई की पावर माइनस एक्स होता है तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब घटता हुआ। तो इस वजह से यह फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होता है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्च बायसिंग मतलब कि रिवर्स बायस डायोड का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर क्षरण धारा मतलब कि लीकेज करंट का मान 7% बढ़ता है। यदि ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो लीकेज करंट का मान होगा। देखिए दोस्तों, यदि हम, प्रश्न में दिया गया है, यदि हम 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट 7% बढ़ जाता है। यदि हम 10 कर देते हैं तो दोस्तों आपका डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको दोस्तों एक यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, I2 बराबर होता है I1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अग्र बायसिंग डायोड मतलब कि फॉरवर्ड बायस का 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर वोल्टेज 500 मिली वोल्ट है। यदि ताप 24 डिग्री सी तक बढ़ाया जाए तो डायोड का नया वोल्टेज। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में यदि हम ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो दोस्तों जो आपका वोल्टेज है वह घटता है, वह -2.5 मिली वोल्ट घट जाएगा। यदि हम 1 डिग्री सी बढ़ाएंगे तो आपका जो वोल्टेज है माइनस का 2.5 घट जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है हम 20 से 24 कर रहे हैं, मतलब कि हमने 4 डिग्री सी बढ़ा दिया है। तो 1 बढ़ाने पे 2.5 घटता है, और जब 4 बढ़ाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 10, आ जाएगा 10 मिली वोल्ट। ठीक, पहले कितना था? पहले आपका 500 मिली वोल्ट जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, तो 500 में 10 घटाना पड़ेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 490 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 490 मिली वोल्ट। आपको ये याद रखना है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यदि हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो आपका जो वोल्टेज है 2.5 से घट जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ हमने 20 से 24 किया है, मतलब कि 4 डिग्री सी बढ़ाया है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वह घटेगा। कितना घटेगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर, मतलब इससे गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 10, मतलब 10 मिली वोल्ट घटेगा।
पहले आपका 500 था, 500 में 10 घटाएंगे तो 490 हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, आपको याद रखना क्लीपर क्या होता है। क्लीपर मतलब कि कट करना, ठीक है। क्लीपर मतलब होता है कट करना, क्लिप मतलब कट करना होता है। यहाँ देखिए क्लीपर में एक रजिस्टर लगा होता है, यहाँ जैसे देख सकते हैं, और एक डायोड लगा होता है, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। मतलब कि जब हम यहाँ से कुछ करंट देंगे तो ये पूरा शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जाएगा, ठीक। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। आउटपुट हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। जबकि रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, या ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। हम जो इनपुट पर अप्लाई करेंगे वो पूरा आउटपुट पर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम इनपुट पर हम यहाँ पे साइन वेव दे रहे हैं, ठीक है। साइन वेव हमारा कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये वाला जाएगा। जब ये वाला जाएगा तो यहाँ से हमें पूरा खाली मिलेगा, यहाँ तक खाली मिलेगा। और जब रिवर्स बायस में ये नीचे वाला पार्ट जाएगा तो नीचे वाला हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक। और ये ऊपर वाला हमारा इनपुट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी क्लीपर का है। यहाँ देखिए नीचे डायोड के साथ एक बैटरी लग रखी है। तो इसका मान लीजिए हम इनपुट कुछ इस तरह दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बना दिया है नीले कलर से, आप देखिए। इसका आउटपुट कैसे होगा, देखिए दोस्तों, कुछ टाइम जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो कुछ टाइम तो ये बैटरी जो है इसे रिवर्स बायस किया रहेगा। तो मान लीजिए रिवर्स बायस जब तक रहता है, V वोल्ट तक रिवर्स बायस रहता है, उस समय तक हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम जो इधर सिग्नल जो दे रहे हैं इस साइड का हम वोल्टेज V से बढ़ा देंगे बैटरी वोल्टेज से, तो यह फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और हमारा आउटपुट देना बंद हो जाएगा। तो ऊपर का हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर रिवर्स बायस आएगा। रिवर्स बायस में बैटरी भी रिवर्स बायस है और जो हम सिग्नल अप्लाई करें वो भी रिवर्स बायस है। तो हमें दोनों का रिवर्स बायस होने के कारण डायोड ओपन सर्किट रहेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट का ग्राफ है, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाफ वेव रेक्टिफायर के ट्रांसफार्मर यूटिलिकेशन फैक्टर का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, हाफ वेव जो होता है इसका जो होता है TUF जो होता है यह 28 होता है, ठीक। 28% होता है, आपको याद रखना है। सेंट्रल टेप की बात करें तो 69.3 होता है। और यदि हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो इसका 81.2 होता है, ठीक। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का इफ़िशियंसी, यहाँ देखिए हमने ई लिख रखा है। इफ़िशियंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आपका 40.6 होता है, ठीक, इफ़िशियंसी। जबकि सेंट्रल टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर इन दोनों का ही 82.2 होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6 इफ़िशियंसी और सेंट्रल टेप या ब्रिज का पूछता है तो 81.2 होता है, ठीक। ये प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 केल्विन पर क्या होगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले 0 केल्विन पे हमने बताया है आपको और 300 केल्विन पे भी बताया है, ठीक। गैलियम के लिए 0 केल्विन पे 0.78 होता है, जबकि 300 केल्विन पर, इसे हम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, RT हम लिख दे रहे हैं। रूम टेम्परेचर पर गैलियम के लिए 0.72 होता है। सिलिकॉन के लिए 1.21 होता है और रूम टेम्परेचर पर 1.11 होता है। जबकि गैलियम आर्सेनाइड का 1.58 होता है और रूम टेम्परेचर पर 1.48 होता है, ठीक। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, EV, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये सब याद रखने वाला है, इसमें कोई ट्रिक, कोई इसमें कॉन्सेप्ट समझाने वाला नहीं है। तो आपको गैलियम आर्सेनाइड का हमने क्या बताया आपको, 0 डिग्री पे 1.58, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए 300 केल्विन ताप पर जर्मेनियम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिलिकॉन की बात कर लेते हैं और जर्मेनियम की। अगर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है, वैसे ही जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है, ठीक। सिलिकॉन में अगर होल्स की बात करें 500 होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें 800 होता है
जर्मेनियम में होल्स की बात करें तो 700 होता है और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3800 होता है। इसका मात्रक दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं पूरे में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। ठीक, तो ये आपको मात्रक आपको याद रखना है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा था, यहाँ हमसे पूछा गया है 300 केल्विन ताप पर जर्मेनियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम कितना होता है, हमने यहाँ बताया आपको कितना होता है, 3800 होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। सब आपको याद रखने वाली चीज़ है। अब देखिए थोड़ा स्पीड से कराते हैं। हाई स्पीड एप्लीकेशन हेतु निम्न में से कौन से अर्धचालक प्रयोग में लाया जाता है जिसकी गतिशीलता उच्च होती है? तो जर्मेनियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, जी ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल स्थिर रहता है। देखिए दोस्तों हम बता देते हैं, यदि एक होता है वैलेंसी बैंड, आपको पता होगा, एक होता है वैलेंसी बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक, आपको पता होगा वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। यदि देखिए दोस्तों वैलेंसी बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। यदि आपका बीच में एकदम है तो वह प्योर सेमीकंडक्टर होगा। ठीक, प्योर होगा। यदि कंडक्शन बैंड के पास है, जैसे यहाँ लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है, लाल कलर का है, तो अगर कंडक्शन बैंड के पास रहेगा फर्मी लेवल तो वह एन टाइप होगा। यदि ब्लैक वाला देखिए आप, यदि एकदम वैलेंसी बैंड के पास होगा तो आपका पी टाइप का होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पूछा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल, तो चालन बैंड के पास होगा। ठीक, तो चालन बैंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है। ठीक, तो आपका बी वाला हो जाए, चालन स्तर के नज़दीक होगा। डायोड के डिसएडवांटेज निम्न में हैं। तो देखिए डायोड एक तरह का स्विच होता है। ठीक, ना ही इन्वर्टर बनाया जा सकता है इससे, ना ही एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ना इससे हम इन्वर्टर और ना ही इससे एम्पलीफायर बना सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए आप पहले। निम्न में से किसकी डोपिंग लेवल लोवेस्ट होती है? अगर हम डोपिंग की बात करें, डोपिंग सबसे ज़्यादा इमीटर की होती है, फिर कलेक्टर की होती है, फिर बेस की होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। अगर वहीं एरिया का बात करते हैं तो एरिया आपका कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है, फिर इमीटर का, फिर बेस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस की डोपिंग भी और एरिया भी सबसे कम है। ठीक, अब देखिए अल्फा बीटा गामा का संबंध आपको पता ही होगा। तो यहाँ गामा व अल्फा के बीच सही संबंध बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बीटा बराबर क्या होता है। बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। वहीं इसको पक्षांतर करके अगर हम अल्फा निकालते हैं तो अल्फा बराबर आएगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। यहाँ आपसे पूछा है गामा व अल्फा का, तो गामा बराबर होता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एफ ई टी ट्रांस कंडक्शन फार्मूला। तो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा आपसे दोस्तों ये वाला होगा, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका आपका सही फार्मूला हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका आपका होगा बी वाला होगा। ठीक, अगर ट्रांस कंडक्शन पूछता है तो आपका आउटपुट का करंट बटे इनपुट का वोल्टेज, मतलब कि डेल्टा आई डी अपॉन डेल्टा वी जी एस, गेट टू सोर्स वोल्टेज। अगला है निम्न में से कौन सी धारा समीकरण लीडिंग मतलब क्या होता है, लीड करना मतलब प्लस होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे कैसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए एक सिग्नल यहाँ से चला है। ठीक, एक सिग्नल यहाँ चला है और एक सिग्नल मान लीजिए यहाँ से चला है। ठीक, ये वाला आपका लीडिंग का है, इतना मान लीजिए थीटा कोण का लीडिंग है। ठीक, लीडिंग मतलब कि प्लस होना। तो यहाँ पे आपका आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आपका लीडिंग का समीकरण है। अब देखिए प्योर इंडक्शन के लिए ई बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी है, तो धारा समीकरण देखिए दोस्तों, अगर इंडक्शन की बात की गई है, मतलब कि आपका इंडक्शन मतलब होता है कि प्रेरण में दोस्तों पता होना चाहिए कि जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज दोस्तों करंट से 90 डिग्री आगे को होता है। या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि आपका दोस्तों जो करंट है 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक, करंट पीछे होने के कारण आपका जो फार्मूला बनता है आई बराबर आई मैक्स
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध में दोस्तों जो करंट होता है 90 डिग्री प्लस होता है, ठीक। करंट जो होता है प्लस का 90 डिग्री होता है। इस वजह से आपका उसके लिए दोस्तों संधारित्र के लिए आपका जो करंट होता है, करंट बराबर होता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यह कैपेसिटर मतलब कि संधारित्र के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर कैपेसिटर का पूछता है तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन प्रश्न में आपसे प्योर इंडक्टर का पूछा है, तो इंडक्टर की कंडीशन में करंट आपका 90 डिग्री पीछे होता है, इस वजह से ऑप्शन ए सही होगा। अगला है RLC सीरीज परिपथ में क्वालिटी फैक्टर को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन F2 माइनस F1 होता है, फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ भी होता है, और 1/R अंडर रूट L अपॉन C ये भी होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। स्टार कनेक्शन के लिए सही कथन। तो देखिए दोस्तों, स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि लाइन जो आपका लाइन करंट होता है और फेस करंट होता है, यह दोनों बराबर होता है। IL बराबर IPH होता है, और जो आपका लाइन का वोल्टेज होता है फेस वोल्टेज का √3 गुना होता है, √3 मल्टीप्लाई VPH मतलब फेस वोल्टेज। अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर बराबर होता है 3VPH IPH, मतलब कि पावर जो होगा वोल्टेज फेस में वोल्टेज, करंट इन फेस और कॉस फाई, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, चारों चीज़ आपको तीनों चीज़ याद रखना है कि स्टार कनेक्शन में करंट का क्या रिलेशन होता है और वोल्टेज का क्या होता है और पावर का क्या होता है। करंट आपको याद रखना है, करंट हमेशा बराबर होती है, लाइन करंट और फेस करंट बराबर होती है इन स्टार में। अगला है ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ओम का नियम जो 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ कहीं भी लागू नहीं होता है, चाहे वह आर्क लैंप हो, चाहे रेडियो निर्वात बाल्बों में हो, या फिर गैस फील्ड ट्यूब में हो। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। ओम का नियम यहाँ कहीं नहीं लागू होता। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, ओम का नियम लागू होता है। तो देखिए दोस्तों, ओम का नियम DC परिपथ में लागू होता है, AC परिपथ में भी लागू होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि AC एंड DC बोथ परिपथ में ओम का नियम लागू होता है। AC परिपथ में लागू होने की कंडीशन होती है कि आपका लीनियर होना चाहिए और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, तब वहाँ पे लागू होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।